तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा बायरियोंग वहां पर जितने भी डमीज होते हैं उन सभी को मार देता है, यानी ज़ॉम्बीज को मार देता है और उसके बाद उसके सामने एक्सट्रीम जिन डीमन निकल आता है। तो जिन डीमन के बारे में वहां पर कहानी सुनाई जाती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन था, डीमन क्लैन का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर था। जब वो यहाँ पर मेनलैंड में आया तो यहाँ पर आकर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, यहाँ पर मारकर यहाँ पर राज करना चाहता था। लेकिन अफसोस के आयरन माउंटेन एम्परर ने उसको बड़ी आसानी से हरा दिया और उसके बाद स्केप के अंदर से ट्रैप कर दिया। तो बायरियों की फाइट भी चालू होती है, जहाँ पर बायरियों कभी उसके ऊपर अटैक करता है तो कभी एक्सट्रीम जिन डीमन जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन एक्सट्रीम जिन डीमन जो होता है वो उसके ऊपर ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है। इसी के साथ ही बायरियों जंप करते हुए अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है। लेकिन जिन डीमन जो होता है उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपनी तलवार से मार सकते हो, क्योंकि मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ, लेकिन तुम आज यहाँ पर मेरा खाना बनने वाले, चाहे कुछ भी कर लो यहाँ पर तुम मेरा खाना बनकर ही रहोगे। इसी के साथ ही वो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से एक जबरदस्त टैग निकालता है जो कि गैस की फॉर्म में होता है। वहां पर सामने एक जबरदस्त धमाका होता है, वो बायरियों के ऊपर अटैक करता है। बायरियों जो होता है उसके अटैक के साथ हिट होने के बाद पीछे वाली दीवार के साथ जाकर भटकता है। तो इसी के साथ जिन डीमन से कहता है कि मुझे यहाँ पर बताओ कि तुम्हारे जिंदा रहने की वजह क्या है। अगर तुमने यहाँ पर मुझे सही वजह बता दी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम्हारा बायरियों जब वहां पर से अटैक होने के बाद उठकर खड़ा होता है तो वो कहता है कि मेरे कान ने यहाँ पर फिर से सुनना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लरी सा दिखाई दे रहा है। मतलब यह कि मेरी सेंसेस मेरे पास वापस आ रही है। तो जिन डीमन आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? तुम्हारे जैसा एक बहुत ज्यादा यंग लड़का इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है और जाकर उसके करीब जाकर उसे कहता है कि कमीने कहीं कि आप जल्दी से बताओ क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल होना चाहिए था अगर तुम वाकई में जिंदा रहना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास जिंदा रहने की कोई वजह है। हमारा बायरियों वहां पर सोच रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकलता जा रहा है, उस पॉइजन की वजह से उसकी पांचों सेंसेस वापस आ रही है और एक बार उसकी सेंसेस वापस आ गई तो उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और की पावर वापस आ गई तो जिन डीमन को आसानी से हरा सकता है। तो जिन डीमन उसके काफी ज्यादा करीब चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे जिंदा रहने की वजह क्या है? अगर तुम यहाँ पर सही वजह बताओगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा बायरियों उसे कहता है कि मेरे जिंदा रहने की वजह अभी तक मुझे मिली नहीं, एक बार मैं तुम्हें मार डालूं, तुम्हें मारने के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो बाहर जाकर मैं अपने जिंदा रहने की वजह ढूंढ लूंगा। जिन डीमन उसे कहता है कि तुमने जो वजह बताई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैंने कहा था अगर मुझे पसंद आई तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और कहता है कि चलो जल्दी से अब रेडी हो जाओ मेरे पेट में जाने के लिए। जब हमारा बायरियों उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ तो जिन डीमन वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि हाँ पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो बायरियों उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारे जिंदा रहने की वजह क्या है? मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे जिंदा रहने की वजह क्या है? आखिर तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा ही क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर उठा रखा और साथ ही तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा भद्दा हो चुका है कि इसे देखकर ही उल्टी आ जाए। तो जिन डीमन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह का सवाल पूछा है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, पहले मुझसे कभी भी किसी ने इस तरह का सवाल नहीं पूछा। तो मेरा जवाब यहाँ पर यह है कि हम जैसे लोगों के लिए जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं है, हम लोग बस जिंदा रहना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग जिंदा हैं। चलो हम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम्हें यहाँ पर मेरा खाना बनना। और फिर से अपना मुंह खोलता है, हमारे बायरियों को खाने लगता है। जब वो बायरियों को खाने लगता है तो हमारे बायरियों की तलवार उसके पेट के अंदर होती है। हमारे बायरियों ने अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर दंसा दिया होता है और साथ ही वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ खींचता है। उसकी बॉडी के ऊपर जो पत्थर होता है इसके साथ साथ उसकी बॉडी वहां पर अंदर से कट जाती है। इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कट लगा के तुम मुझे मार सकते हो? मेरे पास इमॉर्टल बॉडी है, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, तुम कुछ भी खा लो तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तुम्हारा बायरियों से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे पास इमॉर्टल बॉडी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना है, तुम्हें मारना नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा बायरियों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर बनकर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा और मेरे जिंदा रहने की वजह बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही फिर से तलवार चलाता है और उसका हाथ काट देता है। उसका हाथ काटने के साथ ही जिन डीमन दूसरे हाथ के साथ हमारे बायरियों को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे बच्चे हो, नहीं पता कि जिंदा रहना क्या होता है। इसी के साथ ही हमारा बायरियों अपनी तलवार को दूसरे हाथ में कैच करता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए उसकी गर्दन काट देता है। बायरियों उसका सर काट देता है और कहता है कि हेल में जाओ और वहां पर जाकर जितना खाना खाना चाहो उतना खाना खा सकते हो। तो उसकी गर्दन कटने के बाद हमारा बायरियों एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसके सर के ऊपर जाकर फेंक देता है ताकि उसका सर नीचे आकर कुचला जाए, क्योंकि अगर उसका सर वहां पर वापस वो अपने सर के बॉडी के साथ नहीं जोड़ेगा तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ हमारे बायरियों ने यहाँ पर जिन डीमन को मार दिया। जिन डीमन के मरने के बाद हमारा बायरियों कहता है कि मेरे पास यहाँ पर जिंदा रहने की एक बहुत ही अच्छी वजह है और मैं अपनी उसी वजह के पास जाने वाला हूँ। तो वो उस केव के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अटैक करता है और ऊपर एक बड़ा सुराख करके वहां पर धमाका होता है और उसके अंदर से वो बाहर निकल आता है। तुम्हारा बायरियों जब वहां से बाहर निकलता है तो वीवी से कहता है कि मैंने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया, तो क्या अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो वीवी उसे कहते हैं हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम आज के बाद आजाद हो। तुम्हारा बायरियों जो था अपनी तलवार को वहां पर रखकर चल पड़ता है, जबकि वीवी उसे कहते हैं कि इस तलवार को अपने साथ लेकर जाओ, इस तलवार के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, ये तलवार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो बायरियों उस तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि मिस्ट्रेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट में उस कॉटेज का दिखाया जाता
होता है जहाँ पर सोचियोन उसका इंतजार कर रही होती है। तुम्हारा बायरोंग जब वहाँ पर पहुंचता है तो वो भागती हुई आती है और आकर उसे गले से लगा लेती है। और बायरोंग कहता है कि जब दोबारा मैंने उस लड़की को अपनी जिंदगी में देखा तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि मेरे पास जिंदा रहने की क्या वजह है, तो यही मेरे जिंदा रहने की वजह है। और बायरोंग के साथ वो में लिपट कर वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। यहीं पर से नेक्स्ट सीजन में एवा पैलेस का दिखाया जाता है। तो सोचियोन वापस आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम एक असैसिन से शादी करना चाहती हो। तो सोचियोन उनसे कहती है लेकिन मॉम बायरोंग अब एक असैसिन नहीं रहा, उसने घोस्ट वैली को छोड़ दिया, अब वो एक आम इंसान बन चुका है, वो मेरे साथ रहेगा। मॉम उसे कहती है लेकिन उसने हमारे पैलेस के अंदर घुसकर जहाँ पर से फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी को चोरी करने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जहाँ तक उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था, वो भी 2 बार। तो सोचियोन उसे कहती है लेकिन मॉम उसने किसी को मारा तो नहीं, उसने ना हमारे गार्ड्स को मारा, ना ही उसने मुझे मारा, और वैसे भी इमॉर्टैलिटी का फ्रूट तो अभी भी हमारे पास सेव है, तो फिर इसका मतलब जैक बिल्कुल निर्दोष है। तो उसकी मदर गुस्सा हो जाती है और उठकर खड़ी होती है और उसे कहती है लेकिन फिर भी मुझे एक बात तो बताओ कि पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही एक लड़का मिला था शादी करने के लिए, क्या इस दुनिया में बाकी सभी लड़के मर गए हैं? तो वो कहती है लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा तो ये बात है कि तुम उससे प्यार करती हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे प्यार को खत्म करने के लिए मुझे उस लड़के को जान से मारना होगा, मैं उस लड़की को अपने हाथों से मार डालूंगी और उसके बाद तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। हमारी सोचियोन उसे कहती है कि मॉम आप उसको मार नहीं सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में उसका बेबी है। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम को भी एक झटका लगता है, वो वहीं पर रुक जाती है। सोचियोन कहती है कि मेरे पास उसका बच्चा है और मैं बहुत ही जल्दी इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तो उसकी मॉम ये वाली बात सुनने के बाद थोड़ी सी शांत होती है, फिर साथ उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस लड़के से शादी करने दूंगी, तुम बायरोंग से शादी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें हमारे पैलेस को छोड़कर जाना होगा, ना सिर्फ इस पैलेस को बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को एक्नॉलेज करूंगी, ना ही उसे एवा पैलेस की विरासत मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के का ही बेबी रहेगा और तुम्हारा बेबी रहेगा। क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम सब कुछ छोड़कर अपनी माँ, अपनी बहन और अपने एवा पैलेस को छोड़कर सब कुछ छोड़कर तुम उस लड़के के साथ खुश रह पाओगे? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पछताने वाली? तो सोचियोन अपनी मॉम से कहते हैं कि नहीं मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगी, मैंने जो फैसला किया है वो ठीक किया है, मैं उस लड़के के साथ सारी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहने वाली हूँ। उसके साथ उसकी मॉम और उसकी बहन भी वहाँ पर उसको देख रहे होते हैं। उनके चले जाने के बाद एक सीजन गुजरता है और उसके बाद जब वहाँ पर नए फूल खिलते हैं, सोचियोन और बायरोंग वहाँ पर गार्डन में खड़े होते हैं, फूलों को देख रहे होते हैं। सोचियोन बायरोंग से कहती है क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? तो वो कहता है कि समुद्र मैंने कभी नहीं देखा, वो क्या होता है? सोचियोन से कहती है तुमने पानी का तालाब तो देखा होगा, समुद्र भी पानी का तालाब होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहाँ पर सिर्फ पानी होता है, और सही यही नहीं उसके बीच यानी कि जहाँ पर उसका किनारा होता है उसके ऊपर बहुत सारे प्लम ब्लॉसम के ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे खूबसूरत फूल खिलते हैं। मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि वो इस दुनिया के सबसे आखिरी छोर के ऊपर है, जब तुम चलते चलते दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें वो समुद्र दिखाई देगा और वहाँ पर फूल इतने ज्यादा है कि तुम वहाँ पर फूलों में चलते जाओ तभी वो फूल खत्म नहीं होंगे। मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान वहाँ पर पहुंच जाता है, उस फूलों के गार्डन में पहुंच जाता है जो समुद्र के किनारे है, तो उसके बाद वो अपनी इंसानियत को खो देता है, यानी कि वो वहीं पर उसी गार्डन का होकर रह जाता है और कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। सोचियोन बायरोंग से कहते हैं कि मुझसे वादा करो कि मैं और तुम हम दोनों एक दिन उस जगह के ऊपर जाएंगे, समुद्र के किनारे और फूलों के गार्डन में जाकर हम लोग अपनी बस्ती बसाएंगे, मैं तुम और हमारा बेबी जो कि बहुत ही जल्दी पैदा होने वाला है, हम तीनों वहाँ पर जाकर रहेंगे। बायरोंग से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, साथ ही उसे फिर से किस करता है और यहाँ पर हमारी एपिसोड 8 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।